तो हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आज जल्दी से आप लोग कनेक्ट हो जाइए। अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सोशल साइंस का थर्ड चैप्टर क्लास 10th का। जैसे कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में या फिर आप कह सकते हो प्रीवियस क्लासेस में मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर पढ़ा दिया था नेशनलिज्म इन यूरोप, सेकंड पढ़ा दिया था नेशनलिज्म इन इंडिया। तो आज हम लोग बात करेंगे थर्ड चैप्टर की, जिसका नाम है द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड। ठीक है, ग्लोबल वर्ल्ड कैसे तैयार किया गया। ठीक है, तो सबसे पहले आप सब लोग कनेक्ट हो जाइए जल्दी 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 आप लोग कनेक्ट हो जाइए और लेट मत करिए, बिकॉज ये चैप्टर थोड़ा सा टफ है। टफ इन द सेंस थोड़ा सा बोरिंग चैप्टर है, तो इसको थोड़ा सा आराम से समझना पड़ेगा। तो आप लोग टाइम वेस्ट मत करिए और जल्दी जल्दी कनेक्ट हो जाइए। नेहा, रितेश, सोनू, सोनल, ब्रिजेश, गुड इवनिंग सबको। गुड इवनिंग। अवध प्रजापति, गुड इवनिंग। प्रतीक, गुड इवनिंग। सोनम सिंह, गुड इवनिंग। सानिया, गुड इवनिंग। सौरभ, मृदुल, गुड इवनिंग। जल्दी जल्दी आप लोग कनेक्ट हो जाइए और लोगों को भी जल्दी से कनेक्ट करिए, बिकॉज ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके क्लास 10th सोशल हिस्ट्री का चैप्टर। सो जल्दी जल्दी आप लोग कनेक्ट हो जाइए। मलिका सिंह, गुड इवनिंग। प्रभु सिंह सर, आपने महात्मा गांधी और नाथूराम गोडसे का वीडियो नहीं डाला, जल्दी मिलेगी आपको वीडियोज उस पर। अंकित सर, सिविक्स भी स्टार्ट कर दीजिए। गणेश सर, सिविक्स भी स्टार्ट कर दीजिए। सिविक्स भी स्टार्ट होंगे। एक्चुअली आप लोग खुद ही मेरी आवाज़ से समझ सकते हो कि इस समय थोड़े तबीयत नासाज है, खांसी जाने का नाम नहीं ले रही है, जुकाम जाने का नाम नहीं ले रही है, तो इसीलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम है, बट स्टार्ट होगा जल्दी सिविक्स भी। ब्रिजेश सेठ, आयुष सेठ, सूरज कुमार, पलक, सबको गुड मॉर्निंग, सॉरी गुड इवनिंग सबको। गुड इवनिंग। अनुराग, रोहित, सबको गुड इवनिंग। जल्दी जल्दी और लोगों को कनेक्ट करिए। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड और भूमंडलीकृत विश्व का बनना। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि ग्लोबलाइजेशन क्या होता है। आखिर जो हम लोग द वर्ल्ड ग्लोबल वर्ल्ड यूज किए हैं वो होता क्या है। तो ग्लोबलाइजेशन मतलब क्या था। ग्लोबलाइजेशन मीन्स अ मूवमेंट, ग्लोबलाइजेशन मीन्स अ मूवमेंट ऑफ गुड्स, कैपिटल, सर्विसेज, आइडियाज एंड पीपल फ्रॉम वन नेशन टू अनदर। मतलब ग्लोबलाइजेशन मतलब होता है कि एक जगह से दूसरे जगह चीज़ों को ट्रांसफर करना, जैसे कि गुड्स को, वस्तुओं को ट्रांसफर करना, कपड़ों को ट्रांसफर करना, ट्रांसपोर्ट को ट्रांसफर करना, साथ ही साथ जो आपके रिचुअल्स है, आपके जो ट्रेडिशन है, आपके जो रिलीजन है, वो सबको क्या करना, एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर करना ही ग्लोबलाइजेशन कहलाता है। जिसका मैं एकदम सिंपल शॉर्ट लेवल में आपको एग्जांपल दे देता हूँ, स्टेट लेवल में ही। जैसे आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हो, ठीक है, बहुत सारे लोग बाहर के भी होंगे, तो जो उत्तर प्रदेश के रहने वाले लोग हैं वो अब जैसे जाएंगे राजस्थान में, तो जब वो राजस्थान में जाएंगे तो वो वहाँ देखेंगे कि जो राजस्थान के कल्चर्स हैं, जो राजस्थान के रिचुअल्स हैं, उनके जो ट्रेडिशन है, वो उत्तर प्रदेश से थोड़ा डिफर करेंगे, थोड़ा सा क्या रहेंगे, अलग रहेंगे। साथ ही साथ वहाँ के जो कपड़े देखेंगे, पहनावे, खान पान, वो डिफरेंट होगा। साथ ही साथ आप ट्रांसपोर्ट व्यवस्था भी देखेंगे तो वो भी डिफरेंट होगी। और उसके बाद आप लोकेलिटी देखेंगे, लैंड देखेंगे, डिफरेंट होगा। एग्रीकल्चर वहाँ का डिफरेंट होगा, क्रॉप्स वहाँ के डिफरेंट होंगे। वहाँ पे लोगों की जो अपब्रिंगिंग होगी, जो थॉट प्रोसेस होगा, लोगों की जो थिंकिंग होगी, वो डिफरेंट होगी। वहाँ पे लोगों का सोचने का जो एक नजरिया है वो अलग होगा। ठीक है, तो अब जैसे कोई यूपी का व्यक्ति है, वो राजस्थान गया, वहाँ पे 8 दिन रहा, 10 दिन रहा, वहाँ के खाना को देखा, वहाँ के लोगों को देखा, वहाँ के रहन सहन को देखा, हर चीज़ों को वो देखा, उस चीज़ को वहाँ पे उस जगह पे अडॉप्ट करने की कोशिश भी किया। फिर वापस 10 दिन बाद वो उत्तर प्रदेश आ गया, तो वो क्या करेगा, वो राजस्थान के जो कल्चर, जो रिचुअल्स, जो ट्रेडिशन है, जिससे वो कनेक्ट हो पाया होगा, या जो चीज़ें थोड़ी उसको स्ट्रेंज लगी होंगी, अजीब लगी होंगी, वो आके उत्तर प्रदेश में लोगों को बताएगा। अपने अगल बगल, जैसे आप कहीं से घूम के आते हो तो 10-15 दिन उसी का बखान चलता रहता है ना, कि हम राजस्थान में गए तो ये देखे। उत्तर प्रदेश वालों को बताएगा, पता है राजस्थान में गाड़ियों से ज़्यादा वहाँ ऊँटें चलती हैं, पता है राजस्थान में लोग क्या कैसे कपड़े पहनते हैं, पता है राजस्थान में दिन का टेम्परेचर इतना गर्मी रहता है और रात का टेम्परेचर उतना ही ठंड हो जाता है। तो मतलब वहाँ के क्लाइमेट, जलवायु, वेदर सब अलग रहेंगे, और सबको क्या करेगा, वो डिस्क्राइब करेगा। तो जो उत्तर प्रदेश में जो लोग हैं, जैसे आपकी बातों को 10-20 लोग सुन रहे हैं, उसमें से 1-2 लोगों का और मन करेगा कि यार हमें भी राजस्थान जाना चाहिए, और जो इस लड़के ने एक्सपीरियंस किया है हमें भी जाके वो चीज़ें एक्सपीरियंस करना चाहिए। तो वो भी अब जाएगा राजस्थान, तो भी गया, तो वो भी अपने अपने कल्चर को भी ले जा रहा है ना, वहाँ अपने ट्रेडिशन को भी ले जा रहा है ना। आप जैसे किसी के घर जाते हो तो वो आपके बिहेवियर से पता चल करता है ना कि आपका कल्चर कैसा है, वो आपके बिहेवियर से पता करता है ना कि आपकी घर का माहौल कैसा होगा। अगर कोई व्यक्ति है आपके घर आया, वो चुपचाप बैठा है, शरीफ बैठा है, तो आप उसको देख के उसके पूरे खानदान को जज कर लेते हो कि भाई इसके माँ बाप बहुत जो है सरल होंगे, इसके माँ बाप बहुत ही ज़्यादा सही सून होंगे, तभी ये बच्चा क्या है, इतना पोलाइट है। वही अगर कोई व्यक्ति आ गया आपके घर में, वो आते ही आपको जैसे लड़ाई करने लगा, गाली देने लगा, मारपीट करने लगा, तो आप लोग क्या करोगे, उसके जरिए उसके माँ बाप को, उसके खानदानों को क्या करोगे, उसके खानदानों को जज करने लगो कि यार इसके यानी घर वाले में कोई ना कोई तो मार धाड़ वाला होगा, तभी ऐसे करा, इसके घर में ऐसे संस्कार मिले होंगे। तो क्या है, एक व्यक्ति से उसके पूरे ट्रेडिशन का पता लगा। उसी तरह जैसे उत्तर प्रदेश के लोग गए, तो जरूरी नहीं है ना कि वो राजस्थान के सभी पॉपुलेशन से मिले होंगे, नहीं, वो कुछ लोग से मिले होंगे, 2-4-10 लोगों से मिले होंगे, और वही 10-4 लोगों से कनेक्ट होके उत्तर प्रदेश में आए,
और अपनी एक मेंटेलिटी, एक थॉट बना लिए कि वो जैसे 10 लोग हैं उसी तरह राजस्थान होगा। जैसे कि आप बताते हैं, आप चले गए राजस्थान में, तो वहां आपको 10 ऐसे लोग मिल गए जो आपको आपके पैसे छीन लिए, आपके कपड़े चोरी हो गए, बैग चोरी हो गए, सामान चोरी हो गए, तो आप जब उत्तर प्रदेश आओगे तो राजस्थान को किस व्यू में दर्शाओगे? यही कहोगे ना कि अरे राजस्थान वो चोरों की नगरी है, वहां पे जाते ही सब चोर हैं, जबकि केवल वो 10 लोग चुराए। बाकी अगर आप अगले 10 से मिलते तो हो सकता है वो आपको चीजें ऑफर करते हैं, फ्री में रुकते हैं, फ्री में आपको स्टे कराते हैं, बट आपने वो 10 लोगों से मिला जो आपके साथ गलत किए, तो आपने उस प्रोस्पेक्टिव से पूरे राजस्थान को चोरों की नगरी कह दिया। वही चीज होता है ग्लोबलाइजेशन, मतलब केवल आदमियों का ट्रांसफर नहीं होता है। ग्लोबलाइजेशन मतलब कि आदमी से आदमी कनेक्ट होता है, साथ ही साथ उसके ट्रेड अपने ट्रेड से कनेक्ट होते हैं, उसके कल्चर अपने कल्चर से कनेक्ट होते हैं, उसके रीति रिवाज अपने यहाँ के लोगों से कनेक्ट होते हैं, और यही प्रोसेस, इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? इसी प्रोसेस को कहते हैं ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन केवल स्टेट में नहीं होता है, ये वर्ल्ड लेवल पे होता है। ये क्या होता है? वर्ल्ड लेवल पे। देखो इसमें क्या था कि पहले ये धारणाएं थी, हर कंट्री की धारणा थी कि यार हम दूसरे देश पे डिपेंड नहीं रहेंगे, हम अपने ही देश में हर एक चीज़ उगाएंगे, हम अपने ही देश में सारे एग्रीकल्चर करेंगे, सारे क्रॉप उगाएंगे, सारे जो भी जो खनिज हैं, जो भी नीचे से हमें खनिज मिलते हैं, खनिज पदार्थ मिलते हैं, वो सब हम अपने देश में उगाएंगे, हम किसी दूसरे देश पे डिपेंड नहीं होंगे। बट आगे जाके उनकी ये सब धारणाएं टूटी, बिकॉज कोई भी देश हो, देखो कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी स्टेट हो, कोई भी देश हो, कभी भी अकेले सक्सेसफुल हो ही नहीं सकता। आपने कहावत सुनी है ना कि अकेला आया था अकेला ही जाऊंगा। वो सही है, आप अकेले आए हो अकेले ही जाओगे, लेकिन अगर आपको समाज में, सोसाइटी में, देश में, विश्व में अपना नाम बढ़ाना है तो आपको लोगों से हेल्प, लोगों से कनेक्ट होकर चलना ही पड़ेगा, क्योंकि एक व्यक्ति अकेला आया है तो जाहिर सी बात है वो अकेले ही जाएगा। बट अगर आप किसी से जुड़ते हो तो आप देख रहे हो आज बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है, खांसी तो बहुत ज़्यादा रही। तो जब आप बाकी लोगों से जुड़ते हो तो उससे क्या होगा? जब आप बाकियों से जुड़ोगे तो वो आपकी हेल्प कहीं ना कहीं वो आपके काम आएंगे, और कहीं ना कहीं आप उनके काम आओगे। तो वही है ग्लोबलाइजेशन, मतलब होता है आप इंडिविजुअल ना चल के ग्रुप में चले, आप इंडिविजुअल ना चल के लोगों के साथ चले। अगर आपके यहाँ कोई क्रॉप है, जो देखिए हर क्रॉप आप उगा सकते हैं, ठीक है, लेकिन कोई क्रॉप है जिसमें आप देख रहे हो कि वो आपकी प्राइस ज़्यादा लग रही है उसको उगाने में, तो इससे बढ़िया वो क्रॉप को वहाँ से इम्पोर्ट कर लो जहाँ पे वो चीज़ें एक मिनिमम प्राइस में उगाई जा रही है। तो यही होता है ग्लोबलाइजेशन, की अपने देश की चीज़ों को बाहर भेजना ताकि और दूसरे बाहर के देशों से चीज़ें अपने तरफ लेना ही ग्लोबलाइजेशन कराता है। इसी को कहते हैं कनेक्टिविटी, कनेक्टिविटी बढ़ाना ही कनेक्शन बढ़ाना, ठीक है। तो ये एक छोटा सा शॉर्ट स्पीच हो गया ग्लोबलाइजेशन। अब ग्लोबलाइजेशन से आपको कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए, ठीक है। कोई डाउट है ग्लोबलाइजेशन पे तो बताइए। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ग्लोबलाइजेशन मतलब क्या होता है? गुड्स का ट्रांसफर करना एक जगह से दूसरी जगह, साथ ही साथ गुड्स के साथ ट्रांसपोर्ट का ट्रांसफर करना, ट्रेड का ट्रांसफर करना, रीति रिवाज रिचुअल्स का ट्रांसफर करना, ट्रेडिशन का ट्रांसपोर्ट करना, रिलीजन का ट्रांसपोर्ट करना, अपने बहुत सारी चीज़ों का ट्रांसपोर्ट करना, ट्रांसफर करना एक जगह से दूसरी जगह ही क्या कहलाता है? ग्लोबलाइजेशन कहलाता है। जैसे ग्लोबलाइजेशन के तहत ही तो जैसे कि जो ईसाई पादरी थे, या फिर जो इस्लाम धर्म जब जो है आया, ओरिजिन जब इस्लाम धर्म की हुई, उसके बाद इस्लाम धर्म जब स्प्रेड हुआ ऑल ओवर वर्ल्ड में, तो वो कैसे हुआ? ग्लोबलाइजेशन के थ्रू हुआ ना, कि जो इस्लाम धर्म के धर्म गुरु थे वो दूसरे देशों में जाते थे, अपने धर्म के प्रचार करते थे, अपने धर्म की अच्छी चीज़ें बताते थे, ताकि लोग क्या कर सके? उनसे कनेक्ट हो सके, उनसे इन्फ्लुएंस हो सके, और वो उस धर्म को अडॉप्ट कर सके, उस धर्म को अपना सके। तो ग्लोबलाइजेशन बहुत सारे फैक्टर में यूजफुल हुआ है, ठीक है। अब देखिए, तो ग्लोबलाइजेशन पे आप लोग समझ गए। तो आपका जो सेकेंड टॉपिक है वो है सिल्क रूट लिंक द वर्ल्ड। देखो इस समय क्या थे? कई रूट थे, मतलब कई सारे जो है रास्ते थे जो कि ग्लोबलाइजेशन को बढ़ावा देते थे। कई सारे रास्ते थे जो एक वर्ड को दूसरे वर्ड से, सॉरी, एक देश को दूसरे देश से कनेक्ट करते थे, और उसी में एक रूट था सिल्क रूट, ठीक है। तो सिल्क रूट क्या था? तो जो आधुनिक काल से पहले, जब दूर दूर स्थित भागों के बीच व्यापारिक और सांस्कृतिक संपर्कों का सबसे जीवंत उदाहरण सिल्क रूट के रूप में दिखाई देता है, ठीक है। तो सिल्क रूट क्या था? मतलब एक रूट था, जैसे कि क्या था, पहले चाइना में सबसे ज़्यादा सिल्क का प्रोडक्शन होता था, तो चाइना अपने सिल्क को प्रोडक्शन जब उसका प्रोड्यूस करता था उसको एक्सपोर्ट करता था यूरोपियन कंट्री में। तो यूरोपियन कंट्री में वो कैसे जाएगा? तो उसके लिए एक रोड बनाया गया, उसके लिए एक रूट बनाया गया, और उसी रूट से सिल्क आता था, उसी रूट से सिल्क क्या होता था? चाइना से यूरोप में जाता था, तो उस रूट को ही सिल्क रूट नाम दे दिया गया, उस रूट को ही सिल्क रूट दे दिया गया नाम, ठीक है। अभी जब आप हिस्ट्री पढ़ोगे, मतलब जब आप कंपटीशन लेवल का हिस्ट्री पढ़ोगे, तब उसमें आपको पता चलेगा सिल्क रूट का कनिष्क था, उसने उसकी पत्नी थी, उसने कहा था कि मुझे सिल्क चाहिए, तो कनिष्क गया था चाइना में सिल्क मांगने, तो चाइना वाले उसको नहीं दिए, भगा दिए।
तो उसने क्या किया पता है, पूरे चाइना को मार दिया, वहाँ के चाइना के जितने सैनिक थे सभी को मार के वहाँ से सिल्क उठा लाया। तो ये भी एक कहानी बहुत प्रचलित है कि जैसे अब हम चाइना से इतना डरते हैं, पहले के हमारे राजा महाराजा, पहले के हमारे योद्धा देखो, जो एक पत्नी के कहने पे पूरा चाइना पीट के आ गया। ठीक है, तो सिल्क रूट क्या था, ये ईसा पूर्व था, मतलब कि ईसा मसीह के जन्म से पहले से ही बन चुका था, और ये लगभग 15 सेंचुरी में जो है ये बन के तैयार हुआ था। इसी जो है रूट से भारत व दक्षिण पूर्व एशिया के कपड़े व मसाले दुनिया के दूसरे भागों में पहुंचाते थे। जैसे कि इसी रूट से क्या करते थे, सिल्क भिजवाया जाता था चाइना के द्वारा, साथ ही साथ भारत में मसाला बहुत ज़्यादा उत्पन्न किया जाता था, तो मसाला को भी भिजवाया जाता था यूरोप में, तो इसी सिल्क रूट का यूज़ किया जाता था। मतलब ये सिल्क रूट उस समय ग्लोबलाइजेशन का सबसे बड़ा केंद्र बन गया था, सबसे बड़ा सेंटर बन गया था कि इसी सिल्क रूट से चीज़ें आ रही हैं और इसी सिल्क रूट से चीज़ें जा रही। तो अब जैसे इंडिया वाले मसाला दिए वहाँ यूरोप में, तो ऐसा तो है ना कि वो यूरोप हम लोग के बुआ का बेटा लग रहा है कि हम लोग ऐसे ही मसाला दे दिए, बदले में कुछ लेंगे ना, तो बदले में क्या लिया जाता था, तो बदले में बड़े बड़े खनिज जैसे चांदी ले लिया जाता था, और भी बहुत सारी कीमती धातु जैसे यूरेनियम वगैरह था, वो सब भी ले लिया जाता था। और केवल ये सिल्क रूट से सामान का ही आदान प्रदान नहीं होता था, बल्कि हमारी जो संस्कृति, हमारी जो सभ्यता है, उसका भी आदान प्रदान होता था, जो कि जाहिर सी बात है, क्योंकि जब आप किसी चीज़ का आदान प्रदान हो रहा है तो वो अपने आप नहीं, अब जो सिल्क जो है या जो मसाला है वो भारत से जा रहा है यूरोप में, तो मसाला के पास पैर तो है नहीं कि वो मसाला खुद ही पैर से चल दिया, नहीं, उसको कौन ले जाएगा, उसको भारत के लोग ले जाएंगे, उसको भारत के लोग ले जाएंगे, तो जाहिर सी बात है भारत के लोग जा रहे हैं तो उनके साथ उनके पीछे उनकी संस्कृति जा रही है, उनकी सभ्यता जा रही है, उनके संस्कार जा रहे हैं, उनकी मानसिकता जा रही है, उनके थॉट प्रोसेस जा रहे हैं, उनकी मेंटालिटी जा रही है, ये सब भी चीज़ें तो जा रही है ना उसके साथ साथ। तो सिल्क रूट से केवल और केवल गुड्स एंड सर्विसेज का ही आदान प्रदान नहीं होता था, सिल्क रूट से हमारे संस्कृति, हमारे सभ्यता, हमारे धर्म का भी आदान प्रदान होता था। और ये सिल्क रूट से ही ईसाई के जो पादरी लोग थे, जो ईसाई के फादर्स लोग थे, वो आए थे कि कहाँ पे, तो वो एशिया में आए थे अपने धर्म का प्रचार करने। और सेम ही मुस्लिम के भी जो धर्म गुरु, जिनको हम लोग खलीफा बोला जाता है, वो लोग भी आए थे कहाँ पे, भारत में आए थे क्या करने, धर्म का प्रचार और प्रसार करने। तो किसके थ्रू आए थे, तो ये सब इस सिल्क रूट के थ्रू ही आए थे। ठीक है, तो सिल्क रूट सिर्फ एक रूट नहीं था, वो कई रूटों का क्या था, लिंक था। देखो ये है चाइना, ये है यूरोप, तो ये ऐसे सिल्क रूट गया है, राइट। बट आप देखोगे एक हाईवे अगर कोई जाता है, जैसे अगर आप देख लो तो बनारस से लखनऊ कोई हाईवे जा रहा है, तो उसके अगल बगल छोटे छोटे कई जो है रास्ते कनेक्ट होते हैं, तो हाईवे पूरा क्या सिल्क रूट। साथ ही साथ देखो कजाकिस्तान से भी पेट्रोलियम जा रहा है, तो उसी से सिल्क रूट से कनेक्ट होकर उसको भी यूरोप भेज दिया जा रहा है। नीचे से देखो इंडिया से अगर कोई चीज़ जा रहा है तो वो भी अफगानिस्तान से होते हुए सिल्क रूट पे कनेक्ट हो रहा है, तो चला जा रहा है। तो मतलब मेन रूट है वो सिल्क ही रूट है, बट उसको हम लोग ये भी बोलते हैं कि वो कई रूटों से, कई रास्तों से मिलके बना है, कई रास्तों से मिलके बना क्या, सिल्क रूट। अब नेक्स्ट टॉपिक है फूड ट्रैवल, स्पैगेटी एंड पोटैटो। ठीक है, तो इसमें क्या था, इसमें जब सब लोग अब जा रहे हैं, लोग क्या कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं चीज़ों को, तो जाहिर सी बात है लोग खाना लेके जाते थे, तो खाना का भी ट्रांसपोर्ट होता था, वहाँ के खाना से भी लोगों का परिचय होने लगा। जैसे कि अब भारत के लोग हैं तो वो कुछ अपने हिसाब का खाना लेके जाहिर सी बात है जाएंगे, तो यूरोप में जब वो पहुंचेंगे, अब पता चला बिहार में लिट्टी चोखा फेमस है, अब बिहारी क्या किए, लिट्टी चोखा लेके पहुंच गए दिल्ली केजरीवाल से मिलने, केजरीवाल जी से मिलने पहुंच गए। अब वो केजरीवाल के सामने बैठ के लिट्टी चोखा खाने लगे, तो केजरीवाल, अब मान लीजिए पता है, लेकिन जब इतना आना जाना नहीं था, इतना इंटरनेट सुविधा नहीं थी, तो केजरीवाल सोचेगा ना कि यार ये खाना क्या खा रहा है, तो जाएगा उससे पूछेगा कि खाना क्या है, तो बताएगा कि साहब ये लिट्टी चोखा, ये हमारे क्या है बिहार में फेमस है लिट्टी चोखा, और हर बड़े फेस्टिवल पे या जब भी हमारे यहाँ कोई बड़ा त्यौहार होता है या लोग जब खुश होते हैं तो वो क्या करते हैं, लिट्टी चोखा बनाते हैं, ये हमारे जो है स्टेट का, ये हमारे राज्य का क्या है, तो राज्य की वो है, भोजन है। तो लोग फिर पूछेंगे अब केजरीवाल की ये कैसे बनता है, तो मतलब क्या हुआ, वो उसके बारे में इंक्वायरी ले रहे हैं, जान रहे हैं, तो उनको क्या हुआ, फिर एक नए एक भोजन का आइडेंटिफिकेशन किया, वो एक नए भोजन की खोज कर दिया। और फिर अब केजरीवाल कहें कि अब दिल्ली में भी क्या बनेगा, लिट्टी चोखा बनेगा। तो उसी तरह जो इंडियंस गए हैं मसाला लेके, जो चाइनीज़ गए सिल्क लेके, वो सिर्फ और सिर्फ अपने संस्कृति सभ्यता को नहीं लेके, साथ ही साथ वो किसको ले गए, तो साथ ही साथ वो लोग लेके गए अपने खाने को भी, कि वो कौन से खाने खाते हैं, किस तरह के खाने खाते हैं। और वो खाने जब यूरोप वालों ने देखे तो पहले उनको लगा कि what he is doing, I mean he is eating a very strange thing, लेकिन बाद में उनको पता चला कि अच्छा ये भी सारी चीज़ें होती हैं जो खाने के लिए होती हैं। तो बाद में क्या हुआ, उनको भी जो है मालूम चला, उनको भी धीरे धीरे रूबरू हुआ कि ये चीज़ें भी होती हैं। जैसे कि इसका एग्जांपल है कि चाइना में जो हम लोग नूडल्स खाते हैं, तो उसका आविष्कार किसने किया, चाइना में ने किया। चाइना ने सबसे पहले नूडल्स का आविष्कार किया। तो नूडल्स जब यूरोप में गए तो यूरोप में नूडल्स को स्पैगेटी बोला गया, क्या बोला गया, स्पैगेटी बोला गया।
और इसी तरह जो हम लोग पास्ता खाते हैं, तो वो अरब के लोगों ने, जो अरब के लोग हैं, जो मुस्लिम कंट्री अरब के लोग हैं, वहाँ पे ये चीज़ क्या हुई, प्रचलित हुई, या वहाँ पे इसका इन्वेंशन हुआ। और जब ये गया इटली में, तो इसका नाम सिसिली रखा गया, और इटली के लोग इस पास्ता को सिसिली बोलने लगे। और जो यूरोप के लोग थे, सभी कंट्री के लोग, वो नूडल्स को क्या बोलने लगे, वो नूडल्स को बोलने लगे स्पैगेटी। वो क्या बोलने लगे, स्पैगेटी। तो उन्होंने ये क्वेश्चन आता कि नूडल्स से नाम क्यों रखा, नूडल्स नाम इसलिए नहीं रखा कि अगर वो नूडल्स नाम रखेंगे तो उनको, जो बाकी के लोग हैं, उनको ये लग जाएगा ना कि यार यूरोप के लोग चाइना से कोई चीज़ें चुराए हैं। भाई साहब आजकल क्या होता है, आप किसी का नाम नहीं यूज़ कर सकते, पेटेंट होता है। तो इस तरह चाइना ने क्या किया था, अपना नाम नूडल्स पेटेंट कराया था कि मेरे अलावा कोई भी रखेगा अगर नूडल्स नाम, तो टैक्स देगा हमको। तो इन्होंने क्या किया, उसका एक अलग ही नाम रख दिया, अलग ही नाम रख के क्या किया, उसको चला दिया। तो ये सब कैसे पता चला, जब वहाँ के लोग आए, तो वहाँ के लोग अपने खाने लाए, तो खाने का देखे, तो लोगों को लगा कि यार ये तो बड़े अजीब अजीब खाने खा रहे हैं। बाद में वो भी खाने लगे, उनको भी टेस्टी लगने लगा। और धीरे धीरे क्या हुआ कि गुड्स का, ट्रेड का, रिलीजन का, कल्चर का, ट्रेडिशन का ट्रांसफ़र होते होते खानों का भी ट्रांसफ़र होने लगा, और लोगों का के अंदर ये भी होने लगा कि भाई साहब जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन बढ़ेगा, तो हमें नए नए तरीके से खाने की चीज़ें मिलेंगी। जैसे कि क्या हुआ था, जब क्रिस्टोफर कोलंबस थे, उन्होंने क्या किया, एक चले गए महाद्वीप पे, और उस महाद्वीप पे उनको एक्सीडेंटली उन्होंने अमेरिका को खोज लिया, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। तो वहाँ पे वो गए, तो उन्होंने देखा कि वहाँ पे आलू हो गया, सोयाबीन हो गया, मूंगफली हो गया, टमाटर हो गया, और फिर शुगर केन हो गया। तो ये सब क्या चीज़ें, ये सब चीज़ें बहुत तेज़ी से वहाँ पे क्या कर रही हैं, फल रही हैं, वहाँ पे बहुत तेज़ी से ये सब चीज़ें हो रही हैं। तो उन्होंने सोचा ये क्या है, मतलब ये आलू क्या चीज़ है। तो देखा जाए तो उन्होंने क्या किया, आलू जो है ज़मीन से खोद के निकाला, फिर उसको बनाया, और उनको उसकी सब्ज़ी टेस्टी लग गई कोलंबस को। तो उन्होंने क्या किया, आलू को इंट्रोड्यूस कर दिया यूरोपियन कंट्री में कि ये देखो, जो तुम लोग अभी तक केवल ब्रेड और मिल्क पे निर्भर थे, अभी तक तुम लोग केवल ब्रेड और नूडल्स और इस पे निर्भर थे, ये लोग मैं तुम्हारे लिए एक नई चीज़ लाया हूँ खाने को, जिसका नाम है पोटैटो, आलू। और पोटैटो क्या है, उसको, उसका जो कृषि एग्रीकल्चर करना बहुत आसान है, आराम से ज़मीन में उग जाता है। तो यूरोप के लोग जो है पूरी तरह किस पे डिपेंड हो गए, पोटैटो पे। क्योंकि एक तो क्या था, वो लेस प्राइस में ही आराम से उसको उगा देते थे, बहुत ज़्यादा लेबर कॉस्ट नहीं आता था। सेकंड चीज़ ये थी कि उनको वो स्वादिष्ट लगने लगा। कोई भी चीज़ आपको नई नई मिलेगी, जैसे आप दाल चावल खाते खाते बोर हो जाते हो, अचानक पिज़्ज़ा मिल जाए तो सब खुश हो जाते हैं। तो उसी तरह उनको जो है पोटैटो मिला, जो कि नई चीज़ थी, तो उनको खाने में आने लगा मज़ा। अब वो उनको इतना मज़ा आने लगा कि वो बाकी जो वो खेती करते थे, बाकी कुछ फसलें उगाते थे, उस पर उनका ध्यान ही खत्म हो गया। वो पूरी तरह किस पे जो है ध्यान केंद्रित कर दिए, पोटैटो पे, आलू को, आलू उगाते थे, आलू खाते थे, आलू उगाते थे, आलू खाते थे। और ऐसा करते करते एक टाइम हुआ कि 1840 में एक बीमारी फैल गई, एक बीमारी फैल गई, जिससे क्या हुआ कि जो आलू के जितने भी क्रॉप थे, जो आलू के जितने भी एग्रीकल्चर हुए थे, कृषि हुए थे, वो सब बर्बाद हो गए पूरी तरह। अब यहाँ पे यूरोप में बहुत बड़ा महामारी फैल गया, क्योंकि भाई ये पूरी तरह किस पे डिपेंड हो गए थे, आलू पे। जब देखो सुबह देखो आलू, शाम देखो आलू, दोपहर में देखो आलू, रात में देखो आलू, आलू आलू आलू, हर टाइम आलू खा रहे थे। और 1840 में क्या हुआ, बीमारी फैल गई, जिससे क्या हुआ, वहाँ के जितने भी आलू की कृषि थी सब बर्बाद हो गई। और जिसके कारण वहाँ पे 1 मिलियन से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई भूख से। 1 मिलियन से ज़्यादा लोगों की किससे मौत हो गई, भूख से। क्यों, क्योंकि वो फ्यूचर अपना देख ही नहीं पाया ना, उनको लगा यार आलू मिल रहा है, आलू खाते जाओ खाते जाओ खाते जाओ खाते जाओ। उनको अपना एक ऑप्शनल चीज़ें भी लेके चलनी चाहिए थी, ऐसा नहीं कि एक ही चीज़ पे आप फोकस करते रहो पूरी तरह से। ठीक है। और इस बीमारी को, मतलब जो 1840 में बीमारी आई, जिससे पूरी आलू की फसल खराब हो गई, इस बीमारी को बोला जाता है द ग्रेट आयरिश फेमिन, या फिर पोटैटो फेमिन भी बोला जाता है। तो क्वेश्चन ये बोर्ड के एग्जाम में एक नंबर में पूछता है कि द ग्रेट आयरिश फेमिन क्या था। तो ये क्या था, एक पोटैटो का बीमारी था। ये एक बीमारी था, ये एक वायरस था जो कि यूरोप में एंटर किया, और इसने पूरे यूरोप में जितने भी आलू के कृषि थे, जितने भी आलू के एग्रीकल्चर हुए, तो वो सब फसलों को क्या कर दिया, पूरी तरह बर्बाद कर दिया। अब नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का कॉन्क्वेस्ट, डिसीज एंड ट्रेड।